नमस्ते दोस्तों भारत में राजभाषा की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह बहस खुद केंद्र सरकार की तरफ से छेड़ी गई है। संसदीय राजभाषा समिति की एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा कि अब कैबिनेट की 70% जो एजेंडे हैं वो हिंदी में तैयार किए जाते हैं। सरकार का जो माध्यम है, सरकार चलाने का, कम्युनिकेशन का जो सरकार का माध्यम है वो हिंदी है, इसलिए राजभाषा हिंदी। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के ऊपर उठे इस विवाद को, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान के बाद अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं आई। केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान के बाद अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई। इसमें फिल्म इंडस्ट्री भी उतर गई और राजनेता भी उतर गए। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इतिहासकार और समाजसेवी डॉक्टर राकेश आर्य जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये जो एक मुद्दा भाषा का कि हमारे देश की आखिर राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा क्या हिंदी है या नहीं, क्योंकि गृह मंत्री के बयान के बाद बहुत से लोगों का कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये मुद्दा आप इसे किस नज़र से देखते हैं और ये वास्तव में विवाद आखिर है क्या? अमित जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कि एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जहाँ तक हिंदी के राजभाषा या राष्ट्रभाषा होने या तत्संबंधी विवाद के चलने का प्रश्न जो आज गंभीरता से छाया हुआ है, ये है, और इस पर यदि विचार करें तो पता चलता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व का स्वतंत्रता पूर्व से ही इसके प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहा। वर्धा मीटिंग जो इनकी 1937 में हुई थी, जिसमें स्वतंत्र भारत का पाठ्यक्रम कैसा होगा, यदि उस पर हम विचार करते हैं तो वहाँ से ही भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा संभावित रूप से यदि हिंदी को रख भी लिया जाता है तो भी एक ऐसी खिचड़ी भाषा बनाने का संकल्प कांग्रेस के उस समय के बड़े नेता और देश के बाद में बने पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने लिया था कि एक हिंदुस्तानी भाषा का हम परिष्कार करेंगे, आविष्कार करेंगे। वो जो हिंदुस्तानी भाषा होगी उस भाषा में सारी भाषाओं के शब्दों को समाविष्ट किया जाएगा। यानी कि भाषा का सत्यानाश, सर्वनाश करने का संकल्प नेहरू की इस सोच ने लिया जी। भाषा का अभिप्राय केवल अपने भावों को अभिव्यक्ति दे देना ही नहीं है, अपितु भाषा की एक अपनी व्याकरण होती है, उसके अपने शब्द होते हैं। व्याकरण वैज्ञानिक आधार पर प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के तैयार की जाती है। यदि इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो पता चलता है कि संसार की एकमात्र भाषा यदि कोई है तो वह संस्कृत है, जो कि व्याकरण के सिद्धांतों के आधार पर खरी उतरती है। और यदि उसके सबसे अधिक अनुकूल, सबसे अधिक निकट संसार की कोई भाषा दूसरी है तो वह हिंदी है। परंतु इस हिंदी की इस वैज्ञानिकता को देश के उस प्रधानमंत्री ने समझने से इनकार कर दिया जिसने कहा था कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। जो अपने आप को दुर्भाग्य से हिंदू मानता था और देश के लिए उसका दृष्टिकोण देश की भाषा के लिए क्या हो सकता है, इसको समझा जा सकता है। नेहरू जी ने अपनी जो तथाकथित हिंदुस्तानी भाषा थी, उस हिंदुस्तानी भाषा को खिचड़ी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। जी। आज जो हम समाचार पत्रों की भाषा देखते हैं,
आज जो हम टीवी चैनलों की बात भाषा को देखते हैं, उनके वार्तालाप को सुनते हैं, तो उनमें सबसे अधिक शब्द हिंग्लिश जो उन्होंने डेवलप की है, विकसित की है, उसमें हिंदी को विदा कर दिया गया है। और ऐसी भाषा खिचड़ी भाषा जिसमें उर्दू और इंग्लिश के शब्दों की भरमार हो चुकी है। तो इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार नेहरू जी की नीतियाँ, नेहरू की कांग्रेस रही है, जिसने इसका इस प्रकार से राजभाषा होने के उपरांत भी सम्मान नहीं किया। जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ये वास्तव में एक गंभीर मसला था और आज भी है, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जो विवाद है आज़ादी के पहले ही शुरू हो गया था। संविधान बनाते समय जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय कहा गया था कि हिंदी और अंग्रेज़ी को 15 वर्ष तक दोनों को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अगले 15 वर्ष यानी साल 1965 में केवल हिंदी ही राजभाषा रह जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि हमें जानकारी है कि उस समय जो 26 जनवरी 1965 को जब इसको हटाना था तो मद्रास स्टेट जो उस समय हुआ करती थी वहाँ पर इसका विरोध शुरू हो गया। जो वहाँ के राजनीतिक दल थे उन्होंने हिंदी को अपने ऊपर थोपे जाने वाली भाषा के रूप में और द्रविड़ की जो राजनीति है उसको उन्होंने आग देना आरंभ किया। और इस सारे जो चक्कर था, ये जो एकदम से इन्होंने राजनीतिक दलों ने चलाया, जिसमें तमिल भाषा को वीरता देने की बात की गई, उसमें लगभग 70 लोगों की जान भी गई। तो ये एक ऐसा मसला उस समय पैदा कर दिया गया साउथ की जो राज्य थे मद्रास में कि सरकार को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या भारत में राजभाषा हिंदी होगी उसके ऊपर सवाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक तो नहीं उठता, महाराष्ट्र में भी नहीं उठता, लेकिन जो साउथ के राज्य हैं जिसमें हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये राज्यों के अंदर आज भी जो राजनीति है वो भाषा को लेकर ज़्यादा फोकस रहती है और वो हिंदी को कभी भी नहीं बनने देना चाहते। तो आपका क्या कहना है कि क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब राजनीति ही उसको नहीं चाहती वहाँ से, तो ये बन पाएगी राष्ट्रभाषा? अमित जी, मैं इस पर बताना चाहूँगा कि जब भारत की राजभाषा हिंदी बनाई जा रही थी जी, उस समय देश के विभिन्न अंचलों की भाषाओं को, बोलियों को निकाला गया था, देखा गया था किसके कितने अधिक बोलने वाले हैं। तो उस समय कुल 1652 बोलियां निकल करके सामने आई थीं। उनमें से 20-22 ऐसी थीं जिनको भाषा का नाम दिया गया, यद्यपि वो भाषा नहीं थीं परंतु भाषा का नाम दिया गया, जो आज तक भी हमारे संविधान के एक शेड्यूल में आती हैं और हमारे देश की मुद्रा पर भी उनके सबके जो हैं शब्द लिखे होते हैं। तो ये जो दिया गया था इसमें कहीं पर भी अंग्रेजी भाषा का नाम नहीं था। अब जो लोग ये कहते हैं कि देश तो संविधान से चलेगा, देश तो कानून से चलेगा, तो जब देश के संविधान में अंग्रेजी का कहीं उल्लेख ही नहीं है, यद्यपि वही संविधान अंग्रेजी में लिखा भी गया है, ये भी एक विडंबना है, फिर भी उस संविधान ने और उस संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की है, दी है कि वहाँ पर कहीं पर भी अंग्रेजी भी उन 22 भाषाओं में सम्मिलित होगी, ऐसा उल्लेख नहीं है। जब अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है तो फिर अंग्रेजी को किस रूप में और क्यों हम पर लादा जाता है, क्यों थोपा जाता है? इसके पीछे कम्युनिस्ट सोच है, मुसलमान लोगों की भी सोच है, कांग्रेस के नेताओं की अंग्रेज परस्ती सोच भी काम करती रही है। जिन लोगों ने देश के संविधान में भाषा, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख ना होने के उपरांत भी उसको भारत के न्यायालयों की भाषा बनाया, भारत के राजकाज की भाषा बनाया, उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा के साथ, राजभाषा के साथ अन्याय किया है। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण तथ्य है कि देश का सारा न्यायिक सिस्टम, सारी न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है। इससे क्या है कि देश के जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के CJI
की उपस्थिति में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश की न्याय व्यवस्था हिंदी को अपनाए और हिंदी को अपना करके सारी जो आदेश हैं, जो कार्य हैं वहाँ पर जो हैं, वे सारे के सारे हिंदी में होने चाहिए। जिस दिन देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश के उच्च न्यायालय, देश की राजनीति में बैठे लोग, देश के राजकाज को चलाने वाले अधिकारी लोग अपनी राजभाषा को स्वीकार कर लेंगे, उसको स्वीकृति दे देंगे, उस दिन इसको राष्ट्रभाषा बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये वोटों की राजनीति बीच में आती है और वोटों की राजनीति के चलते ये लोग जाकर के दक्षिण भारत के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जिस देश की राजभाषा को भारत के बाहर भी, हमारी राजभाषा को भारत के भीतर ही नहीं, भारत के भीतर तो लगभग 1 अरब लोग ऐसे हैं ही जो इसको जानते समझते हैं। भारत के बाहर भी सबसे अधिक जाने समझे जाने वाली एकमात्र भाषा विश्व की यदि कोई है तो वो हिंदी है। उस हिंदी के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव समझ लीजिए कि हिंदी, हिंदुस्तान के प्रति अनादर का भाव है, जिसके लिए कभी भी कम्युनिस्ट आपके साथ नहीं आ सकते। आप जैसे लोगों की सोच के साथ मेरा यहाँ पर अभिप्राय ये है, वो नहीं आ सकते हैं। राष्ट्रवादी लोगों के साथ नहीं आ सकते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं आ सकते हैं, कांग्रेस की छद्म धर्मनिरपेक्षता की तुष्टीकरण की नीति आपके साथ नहीं आ सकती है। यदि इन लोगों का राजनीतिक चिंतन शुद्ध हो जाए तो निश्चित रूप से इसको राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आप इतिहासकार रहे हैं। हिंदी को लेकर भारत के अंदर काफ़ी आंदोलन हुए, हिंदी आंदोलन एक चलाया गया, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या था। देखिए, हिंदी आंदोलन को लेकर के जब ये चीज़ें लाई गई, ख़ास तौर से पंजाब में हुआ था, और पंजाब में जब हिंदी बोलने वाले लोगों को ही ऐसे समझा जा रहा था कि जैसे ये पराये हैं, दूर के हैं, हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने उस समय भाषाई आधार पर इस राज्य का विभाजन किया और जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब दे दिया। भाषाई आधार पर, जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, इससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की नींव रखी गई। जब राजभाषा ही राष्ट्रभाषा होगी या राजभाषा ही राष्ट्रभाषा हमको घोषित करनी है, तो हमको सार्वभौम सार्वदृष्टिकोण से, सार्वजनिक दृष्टिकोण से इस तरीके से चिंतन करना चाहिए था कि हम किसी तरीके की तकरारों को जन्म नहीं देंगे। वो ठीक है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी भाषा का प्रचलन हो, बोलचाल में वो आती हो, लेकिन धीरे धीरे उसको संस्कृत के अनुकूल बना करके हिंदी के साथ जोड़ करके लाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इंदिरा गांधी ने अपने बाप की भाषा संबंधी गलत नीति का अनुकरण करते हुए हिंदी की उपेक्षा निरंतर जारी रखी, जिसके कारण राष्ट्रवादी लोगों को, और मैं ख़ास तौर से यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि आर्य समाज को विशेष रूप से हिंदी रक्षा आंदोलन के लिए आगे आना पड़ा। मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे पूज्य चाचा जी भी उस हिंदी रक्षा आंदोलन में जेल गए थे। तो उन लोगों को अपना सर्वस्व समर्पित करके आगे आना पड़ा अपनी राष्ट्रभाषा की रक्षा के लिए। जी बिल्कुल। तो हम भाषा को लेकर जो देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक विवाद हमेशा रहा, लेकिन अगर हम अपने इतिहास पर नज़र डालते हैं, अंग्रेज़ों ने जब भारत पे राज किया तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें हिंदी कम आती थी, तो उन्होंने अपनी जो भाषा थी वो अंग्रेज़ी रखने का प्रयास किया। और जो डॉक्टर साहब आप कानून की बात कर रहे हैं, आज भी हम देखते हैं कानून के अंदर जो पुलिस का बहुत सारा कार्य है और कोर्टों में अभी भी बहुत सारे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो उर्दू के शब्दों का किया जाता है, क्योंकि उस समय जब हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी तो काफ़ी उर्दू का इस्तेमाल जो राजा महाराजाओं की अदालतों में हुआ करता था, वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भी इस्तेमाल किया और वो आज भी हमारी कोर्ट्स में चलता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ियत छोड़ी वो भी चल रही है। तो हिंदी क्यों नहीं बन पाई एक भाषा ऐसी, क्या कारण था उस समय भी? क्योंकि उर्दू का इस्तेमाल हम देखते हैं कई जगहों पर होता है, फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल होता है, हिंदी फिल्मों के अंदर भी गानों के अंदर
शायरी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिंदी को फिर भी वो स्थान नहीं मिल पाया आज तक जो मिलना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने जैसे बताया कि करोड़ों लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, फिर भी वो स्थान नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कारण क्या है वास्तव में, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो मनुस्मृति लिखी गई है, मनु महाराज उसमें एक बात कहते हैं कि न्यायिक बुद्धि का विकास संगति से होता है। आज भी हम कोर्ट्स में देखते हैं कि प्रत्येक नए अधिवक्ता को किसी न किसी पुराने अधिवक्ता के साथ शागिर्दी करनी पड़ती है, उसकी जूनियरशिप करनी पड़ती है। मनु महाराज जिस शब्द को संगति कह रहे हैं, मैं बात से आपकी से ही ला करके जोड़ूंगा, थोड़ा सा लग रहा है कि विषयांतर नहीं है। जिस बात को वो कह रहे हैं कि संगति से ही न्यायिक बुद्धि का विकास होता है, उसको आज की उर्दू शागिर्दी कह रही है। यानी कि आपकी संगति शब्द जो है, आपका संगति शब्द जो है वो शागिर्दी में बदल गया, और उनके अंग्रेज़ों के यहाँ पर वो जूनियरशिप में बदल गया। अब जब ये जूनियरशिप और शागिर्दी शब्द हमारे पास आए तो हमको ऐसे लगता है, दिखाया जाता है कि जैसे हम सब विदेशों से ही सीख रहे हैं। यदि हम अपनी भाषा में अपना चिंतन करना आरंभ करें, अपने बारे में सोचना आरंभ करें, तो हमको पता चलेगा कि ये जो विदेशी हैं तथाकथित बुद्धिजीवी, ये तो सारे मनु महाराज से शिक्षा ले रहे हैं। तो अपनी भाषा से जैसे ही हमारा परिचय होगा, वैसे ही हमें अपने शानदार अतीत की जानकारी हो जाएगी। इसलिए जो लोग इस देश में ऐसे सक्रिय रहे हैं कि इस देश के लोगों को अपने अतीत का बोध ना हो जाए, उसका गौरव बोध ना हो जाए, उन लोगों ने जानबूझ करके हिंदी को काटने का काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री की जो बात आप कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में वही लोग गए हैं जो भारत और भारतीयता से द्वेष करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि न्यायालयों की जो भाषा थी वो तो उर्दू हुआ करती थी। मैं फिर कहूँगा कि देश का दुर्भाग्य रहा कि देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू बना। उस व्यक्ति को उर्दू से कहीं ज़्यादा लगाव था हिंदी की अपेक्षा, तो उसने भी न्यायालयों की भाषा ज्यों की त्यों चलने दी। यदि उसको आज हम देखें तो आज का जो अधिवक्ता है, जो हिंदी से निकल कर के आ रहा है, ख़ास तौर से बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से जो लड़के आ रहे हैं, उन्होंने उसका काफ़ी जो है शब्दों का जो ना हिंदी का जो प्रचलन आरंभ किया है। तो यदि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें और अपनी हिंदी को वहाँ पर लाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। मैं एक बात कह करके अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। एक अधिकारी ने न्यायालयों की भाषा में लिखा, अक्सर आज तक भी लिखा जाता है। मैंने BHU का जो उदाहरण दिया था यहाँ पर आपको, मैं उसको ही बताना चाहता हूँ। उसने लिखा, बोला आदेश के अंत में कि अतः प्रसूचना निरस्त की जाती है, पत्रावली प्रत्यंकना के पश्चात संचित अभिलेखागार हो। कितनी सुंदर बढ़िया हिंदी है। इसको प्रचलित भाषा में आज तक भी न्यायालय लिखते हैं। ये मैंने अपने वकालत के समय में देखा नहीं, ये शब्द आता हुआ नहीं देखा, मैंने केवल उस अधिकारी को लिखते हुए देखा। उससे पहले और उसके बाद के जितने अधिकारी मैंने देखे हैं वो लिखते हैं अतः आदेश किया जाता है कि पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दाखिल दफ्तर हो, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। बाद अमल दरामद, दाखिल दफ्तर हो, ये लिखा जाता है। लेकिन उन्होंने लिखा कि प्रत्यंकना के पश्चात संचित अभिलेखागार हो। यदि अधिकारी वर्ग इस प्रकार से अच्छी भाषा को सुधार करके परिष्कृत करके लाएगा और उनको लिखना आरंभ करेगा, न्यायालय करेंगे, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। देश के लोगों को अपनी भाषा में समझने वाला न्याय चाहिए। ऐसा भाव, ऐसा न्याय उन्हें नहीं चाहिए जो विदेशी भाषा में लिखा हो, जिसको समझते तक नहीं हो। ये जो महंगा न्याय हो रहा है, क्योंकि वकील बोलता है तो वो भाषा इंग्लिश में बोलता है, जज सुनता है तो इंग्लिश में सुनता है। इससे उस आम आदमी को ये कुछ पता नहीं होती, भारत के जनसाधारण को कुछ पता नहीं होती तेरी बात को किस भाषा में किस तरीके से रखा जा रहा है, रखा भी जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। इसलिए न्यायालयों को भी भाषा के संवर्धन में अपना सहयोग देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो भाषा है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे एक राष्ट्र की पहचान होती है। राष्ट्र कितना समृद्ध है अपनी संस्कृति के अंदर। अगर हम पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो पूरी दुनिया में 7,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं।
उसमें भारत के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 453 जीवित भाषाएं हैं जो भारत में अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी राज्य में बोली जाती हैं, जहाँ पर 840 जीवित भाषाएं हैं। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे पर नाइजीरिया और चौथा भारत है। तो भारत के अंदर भाषाओं की, क्योंकि संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन 453 भाषाओं को एक सूत्र में बांधने की भाषा होनी चाहिए, जो कि वास्तविक रूप में तो संस्कृत हो सकती है या हिंदी हो सकती है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 33% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1000 से भी कम बची है। तो ये दुनिया में ऐसे हैं, और भारत की 197 भाषाएं जो हैं अभी लुप्त होने के कगार पर हैं, जो जीवित भाषाएं मैंने आपको बताई। और अगर हम दुनिया में नज़र डालते हैं, यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर फ्रेंच और डच, ये 2 भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, डच, स्पेनिश, और इन सबसे ऊपर फ्रेंच। आप किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर आपको फ्रेंच को जानने वाले मिल जाएंगे। अंग्रेज़ी उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों का राज भी नहीं रहा। लेकिन जो ये कॉलोनियल राज्य थे, जिसमें कि हम भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या श्रीलंका है, इन देशों के अंदर आज भी अंग्रेज़ी को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। अंग्रेज़ी बोलने वाले व्यक्ति को एक अलग नज़र से देखा जाता है। वहीं अगर उसके साथ में कोई व्यक्ति हिंदी में भाषण दे रहा है या बोल रहा है तो उसको थोड़ा कम ज्ञान वाला माना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। हम बैंकों की बात करते हैं, हर वर्ष हिंदी सप्ताह बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे बैंकों में अधिकतर जो चेक हैं वो अंग्रेज़ी में ही काटे जाते हैं। हिंदी में बहुत ही मुश्किल से इक्का दुक्का चेक हमें मिलेगा, या बैंक के ऊपर जो लोग साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो हम लोग भी अंग्रेज़ी में ही ज़्यादातर सिग्नेचर करते हैं। हिंदी में सिग्नेचर करने वालों की संख्या बहुत ही कम होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हमें अपने दिल से करना होगा। अगर हमें हस्ताक्षर करने हैं तो हमें हिंदी में करने हैं। हमें अपने बैंक में जो शब्दों का इस्तेमाल करना है वो हिंदी में करना है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हिंदी को लेके आते हैं तो हिंदी एक ऐसी राष्ट्रभाषा बन सकती है जो कि पूरे देश की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको एक सूत्र में परोस सके, और भारत की संस्कृति, भारत के गौरव को दुनिया के सामने अलग ही नज़रिए से, अलग ही ढंग से प्रस्तुत कर सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मुद्दा ज़रूरी में जुड़े, और आपने हिंदी के बारे में जो बात बताई और ये बताया कि कैसे हिंदी आंदोलन हुआ और उस समय आपके चाचा जी भी उसके अंदर शामिल रहे। तो ये जो चीज़ें इतिहास से जुड़ी थी वो भी आपने जानकारी दी। आज आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।